हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेंडर पाथ यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज से मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्लास 10th सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के बेसिक्स कॉन्सेप्ट, बेसिक्स से डीप तक लेके जाऊँगा। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ना तो बाहर आएगा और ना आपसे रह पाएगा। एनसीईआरटी से सीधी बात मतलब रेंडर पाथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बेसिक्स इस पैराग्राफ में दे रखा है वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? किसी सब्सटेंस में उसके शेप और साइज में वेरिएशन आता है। शेप एंड साइज में वेरिएशन आता है, उसको तो कहते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज बोलते हैं रिएक्शन करके कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन फ्रेम होने की यहाँ से पूरी संभावना है। अब आपकी एक्टिविटी 1.1 दे रखी है। एक्टिविटी 1.1 है। एक्टिविटी 1.1 कहती है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, एनसीईआरटी की बिल्कुल डीप बताने जा रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों उसको क्लीन किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है? Why should a magnesium ribbon be clean before the burning in the air? तो इसलिए किया जाता है कि बिकॉज द मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, वो रिएक्ट कर जाती है एयर के साथ और एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम रिबन में, जिसको पहले रिमूव किया जाता है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये लिखा हुआ है, ये रहा, पढ़ो यहाँ से, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये रहा। This powder is you must be observed magnesium ribbon burns with a dazzling white flame change into white powder. This powder magnesium ribbon, magnesium oxide, it is formed due to reaction between magnesium and oxygen in the air. ठीक है। अब ये दूसरा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो फिजिकल ये दे रखा है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जिंक ग्रेन्यूल्स कॉर्क ले रखा है, ग्लास ट्यूब है, कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, लैब में कभी गए हो, अगर लैब में गए हो तो आपको पता होगा कि कोनिकल फ्लास्क नीचे से ये रहा कोनिकल फ्लास्क, इसको इस बार इससे कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। 3 एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं केमिकल रिएक्शन में। इसमें पहली चेंज इन स्टेट, दूसरी चेंज इन कलर, तीसरी इवोल्यूशन ऑफ गैस और चौथी चेंज इन टेम्परेचर। ये रहा, ये सारा वो हो गया है। अब केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन फॉर्मूलेटिव एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल रिएक्शन का। फॉर्मूलेटिव, किसी भी रिएक्शन को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट करना। किसी भी फॉर्मूले को द फॉर्मूलेटिव एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन, बोले तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम दे रखा है, इसी को मैं लिख दूं Mg, ऑक्सीजन O और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये वो
लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट और राइट साइड वाला प्रोडक्ट, ये रहा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है LHS, उसको प्लस साइन में दे दिया। ये रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड आगे की तरफ होगी। अब किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, देखो ये रहा। अभी मैंने बताया आपको Mg+O2 और MgO, ये इसी को रिप्रेजेंट करने की केमिकल इक्वेशन है। लिखना मैं आपको सिखाता हूँ। आपको केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले मैं आपको 30 तक आपको कंपाउंड उनके नेम याद होने चाहिए। पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का Fl। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ सिंबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिसको मैं बता दूंगा, और जो मैं लिख रहा हूँ नोट्स आपको PPT की फॉर्म में प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, और राइट अ केमिकल इक्वेशन लिखना सीख गए। जैसे केमिकल इक्वेशन सोडियम Na, सोडियम, मैग्नीशियम फॉरवर्ड, या ऐसे मान लो C कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे इजी मेथड और शॉर्ट मेथड समझाने जा रहा हूँ। NCERT में जो लाइन दे रखी है वो काफ़ी लॉजिक वाइज हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आखिर लिखते कैसे हैं। जैसे जिंक दे रखा है, जिंक बोले तो Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, जिंक 1, तो पहले लिख लो एलिमेंट का नेम, दूसरे कॉलम में लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, तीसरे कॉलम में लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट बोले तो RHS राइट हैंड साइड। अब कौन कौन से प्रोडक्ट दे रखी हैं आपके लिए एक स्पेशल पेज पर समझाऊं, पेज लेके आऊँ आपके लिए, ये रहा। जैसे एलिमेंट लिख लो पहले, दूसरे पे रिएक्टेंट, तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट। एलिमेंट जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक वन S22 बराबर SO4। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस। और अनबैलेंस दे रखी होगी उसको भी बैलेंस कर सकते हैं, 1 2 2 1 1, और ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 4 4, ठीक है। अब स्टेप बाय समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस and each formula do not change anything side in the box balancing the equation। बोले तो Fe
और H2O को Fe3O4 H2। देखो समझो, Fe1 और Fe3 कितने दे रखी है, 3। राइट हैंड साइड में 1 दे रखा है, ये रहा, तीसरे में 3 दे रखा है। H2O इसमें 2 और इसमें भी 2, तो मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इसमें 2 और इसमें 4, इसमें 1, इसमें 4, 1 4 कर दिया। अब पहले बॉक्सेस के अंदर बंद करो, दूसरे नंबर पर डिफरेंट एलिमेंट्स जो अनबैलेंस्ड हैं उनकी टेबल में लिस्ट बनाओ। तीसरे स्टेप में इनिशियल एटम ऑफ क्या अनबैलेंस है उसकी एक कॉलम बनाओ, जैसे ये बना रखा है एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स। उसको इनिशियल को लिख के बैलेंस करते हैं, जैसे 1 in H2, 1 into 4, 4 in Fe3O4 4, ऐसे बैलेंस करो। फिर उसके बाद इक्वलाइज करके नंबर ऑफ एटम्स को लिखो उसके सामने, बॉक्स के सामने, कि ये अनबैलेंस था, इसमें ये डिजिट आएगा, ऐसे ये बैलेंस होगा, उसको चेक करो। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होगा कि इक्वलाइज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एज 4 इन द RHS। जैसे इनिशियल 8 हाइड्रोजन थे, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, ये बैलेंस करती है। स्टेप 5 में क्या होगा कि आयरन इनबैलेंस था तो आयरन बैलेंस्ड कर दिया। आसान ट्रिक, NCERT में बहुत ज़्यादा घुमा के दे रखी है, NCERT पे मन जाओ, थोड़ा लॉजिक वाइज भी सोच लिया करो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया Na2Na प्लस Cl2 बोले तो NaCl। अब कैसे करना है इसको, इसमें Na 2 दे रखे हैं, NaCl2, Cl2 Cl2 दोनों बराबर हैं। हम इसके आगे 2 जोड़ दें तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और ये 2 2Na हो गया, 2Na। अब ये Cl2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसके आगे भी 2 जोड़ दो। ये होता है लॉजिक वाइज इक्वेशन को करना। पर इक्वेशन पे बन जाओ, NCERT के स्टेप वाइज सॉल्यूशन में जाओ। NCERT मैंने लाइन बाई लाइन बता दी है। लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करते रहना बीच बीच में, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले मैं बता दूं, अपनी NCERT में 5 रिएक्शंस हैं। कितनी रिएक्शंस हैं? 5। मैं आपके लिए एक पेज लेते आता हूँ, उस पर समझा दिया करूँगा थोड़ा सा। ये रहा ऐसे ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा बल्ज्ड करता हूँ, थोड़ा वो है ना, ये रहा। अब मैं बताता हूँ, 5 रिएक्शंस दे रखी हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी दे रखी हैं? 5 दे रखी हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी NCERT में 5 दे रखी हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइटिंग तो ऐसी आएगी बिकॉज मैं इस वीडियो को टैबलेट पे क्रिएट कर रहा हूँ, पर अब मैं यहाँ से आगे आप सपोर्ट करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट लाता रहूँगा। तो मेरे साथ लिखते जाना, आप नोट्स बनाते जाना। और नोट्स अगर आपको बने बनाए मेकिंग ही चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन 5 रिएक्शनों को समझाता हूँ।
5 रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एनसीईआरटी की देखो एक बात को ध्यान रखना, एनसीईआरटी समझने वाला ही समझता है। एनसीईआरटी की भाषा को समझना, पढ़ना और उससे क्वेश्चन लगाना, तीनों 3 थिंग्स आर डिफरेंट। तो इस चैनल से जुड़ते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधी बात मतलब रेंडर पाथ के साथ। अब मैं आपको रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी में दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप दे रखी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रिएक्शंस को समझाता रहूँगा। ये भी समझा दूंगा कि एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस खत्म करता जाऊँगा। देखो लिखी हुई हैं सारी रिएक्शंस। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एनसीईआरटी को पढ़ के देखना। और मैं अपनी एक रिएक्शंस लिख रहा हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन, इसको जरूर नोट करें। चाहे मैं बोल दूं, लिखो दूज रिएक्शन in which in single substance is breakdown into two or more simple substance। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सिंगल पदार्थ या एकल पदार्थ टूट जाता है, विखंडन हो जाता है, दो और उससे अधिक साधारण पदार्थों में, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रिएक्शन इन विच a single substance is break down into two or more simple substance। ठीक है, अब देखो लिखा होगा कहीं पे इसकी डेफिनेशन। इसकी एक इक्वेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, चाहे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। Fe2O3 गिव्स क्या देता है, ये देता है आपका Fe2O3 प्लस में FO2 प्लस में SO3। लेफ्ट वाला रिएक्टेंट और राइट वाला प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद सबसे फास्ट एनसीईआरटी करा रहा हूँ। वादा करता हूँ आपसे, इस चैप्टर को मैं आधे घंटे में बाइंड अप कर दूंगा। आधा घंटा बोले तो हाफ एन आवर मैं सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, केवल और केवल इम्पोर्टेंट थिंग्स और आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स इंक्लूड करके चल रहा हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो किसी एलिमेंट की जगह एनोदर एलिमेंट को साल्ट सॉल्यूशन में डाल देता है, बिकॉज साल्ट रिएक्टिविटी हाई। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द केमिकल रिएक्शन इन विच
the chemical reaction in which the element is placed another elements form their salt solution because its reactivity एग्जाम्पल के तौर पे Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन आगे FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल भी बता दूं, कुछ अन्य एग्जाम्पल जैसे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। एक और एग्जाम्पल आपको बता दूं, Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब रिएक्शन की बारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? व्हेन देयर, डेफिनेशन लिखो, व्हेन देयर is an ionic exchange, when there is an ionic changes between substance, the reaction is called double displacement reaction। बोला जाए तो आयोनिक एक्सचेंज किसी पदार्थ के बीच में किसी अभिक्रिया में होता है तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन which caused while precipitation BuSO4 formed is SO2 and beryllium, the product form is sodium chloride which remain in the solution, such reaction in which there is an डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बारी आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। किसकी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen, removal of hydrogen, addition of oxygen and removal of hydrogen। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा भाई, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा सही है ना? उल्टा दिमाग लगाने की जरूरत ही कहाँ है? और दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखो कि those reaction in which addition of oxygen takes place and removal of hydrogen takes place is called oxidation, and other hand those reaction in which removal of oxygen is occurred are called reduction reaction। और oxidation and reduction occurs simultaneously बोले तो लगभग नहीं, एक साथ, सामुल्टेनियसली एक साथ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको डीप नॉलेज दे दी है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, बोले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं। हमारा नया अगला टॉपिक है कोरेजन। कोरेजन या बोले तो करेजन। करेजन कोरोजन क्या होता है? ईटिंग ऑफ द सरफेस किसी मेटल, ऑक्सीजन और वाटर, खासकर आयरन, कोई भी मेटल हो लाइक एज आयरन एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक क्या जमा हो जाती है? लेयर। सिंपल भाषा में उसको बोल देते हैं काई। क्या जहाँ पे तो का लग गई, काई लग गई, ऐसा बोल देते सिंपल भाषा में। तो मेटल उस पर एक लेयर जमा हो जाती है लाइक एज आयरन एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको बोलते हैं कोरोजन। डेफिनेशन बोल रहा हूं, ईटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। इससे बचने के लिए हम पेंट कर देते हैं, ग्रेस कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है मेरे हिसाब से, इसको इसी से पढ़ लो। एनसीईआरटी में अच्छी भाषा में दे रखा है, पूरा एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल शाइनी व्हेन न्यू बट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट मोर टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज डस्टिंग ऑफ आयरन। Some other metals also get tarnished in the manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver when a metal is attacked by a substance around it, such as moisture, acid, etc., etc.? It is said to be corrode and presence is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion. Other example of corrosion is black coating on silver and the green coating on copper. Corrosion causes damage to air bodies, bridges, iron railing ships and all projects made of metals, especially those of iron. लोहा. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent replace damaged iron. सही बात है कि हर साल दिन प्रतिदिन इनॉर्मस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में पैसे खर्च हो रहे हैं किसके डैमेज परास्त होने पर, किसके लोहे के परास्त होने पर। यू हैव लर्नड अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। आप चैप्टर 3 में और डिटेल में पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में, मोर अबाउट कोरोजन। चैप्टर 3 है मेरे हिसाब से शायद मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब लास्ट टॉपिक बचा है अपना रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी है कि फूड मटेरियल हैविंग फैट सॉलिड व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज टेस्ट और कलर विल चेंज, दिस इज फिट फॉर फीडिंग, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। भोजन पर लंबे समय पर रखने पर उस पर एक परत जम जाती है मोटी सी, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। आपने देखा होगा जब अचार काफ़ी दिनों तक रखा हुआ होता है उस पर सिंपल भाषा में बोलते हैं घुन लग गए हो, वही भाषा है ये कि हैव यू एवर रेस्टेड containing food material left when fats oil are oxidized they become rancid and their small taste change. Usually substance antioxidant add of foods containing fats and oils keeping food air tight containers, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरकर चिप्स जो रखी होती है ना वो ज़्यादा दिनों तक कैसे चल जाती हैं? बिकॉज उसमें क्या है कि जो पैकिंग करने वाला है वो नाइट्रोजन गैस फिल करके एयर टाइट फिल करके रखता है, तो प्रिवेंट करके रखता है। तो डू यू नो अबाउट प्रिवेंट द गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब हमारा लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त।
एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हमने बाइंड अप कर लिया है। इसके क्वेश्चन जानने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बने रहिए रेंडर पाथ यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी से सीधी बात मतलब रेंडर पाथ। तो लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।